हम लोग पी ब्लॉक के तत्व के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले हम लोग 15 वर्ग के तत्वों का अध्ययन किए थे और पहले ही बताते आ रहे हैं कि जितना हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ही चीज़ों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग इसके पहले 15वां वर्ग के तत्व देखे थे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो 16वां वर्ग के तत्व देखने वाले हैं, और ये क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऐसे सबको पहले से ही लिखवा चुके हैं सारा वर्ग के तत्व के बारे में कि कौन सा तत्व में कौन सा वर्ग में कौन कौन सा तत्व होता है। तो जैसे जैसे बोलेंगे वैसे नोट डाउन करते चलना है। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है वर्ग 16 के तत्वों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ए ग्रुप 16 एलिमेंट। अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें मेनली 5 तत्व होता है। तो इस आवर्त सारणी का अगर बात करेंगे पीरियोडिक टेबल, तो उसमें 16वां वर्ग के सदस्य अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन होता है जिसको हम लोग ओ से दिखाते हैं, गंधक जिसको हम लोग इंग्लिश में सल्फर कहते हैं, सेलेनियम कहते हैं जिसको एसी से दिखाते हैं, टेल्यूरेनियम कहते हैं जिसको टी से दिखाते हैं, तथा पोलियम कहेंगे जिसको हम लोग पीओ से दर्शाते हैं। तो ये सबसे पहले नोट डाउन कर लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम लोग इसका पहले सबका सामान्य गुण देखेंगे। तो सामान्य गुण में ये चीज़ें याद रखना जरूरी है। उसमें क्या याद रखना जरूरी है, इस बात को हम कभी भी उस टाइम भी बोले थे, कभी भी ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है कि उसका द्रव्यमान संख्या त्रिज्या क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट रखता है किसका त्रिज्या सबसे बड़ा होता है, किसका त्रिज्या सबसे छोटा होता है। अगर परमाणु संख्या का बात करेंगे तो हमको पहले से ही पता है, अगर वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु संख्या बढ़ता है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। सल्फर का बात करेंगे, ऑक्सीजन का 8 होता है, और अगर सल्फर का बात करेंगे तो सल्फर का कितना होता है, तो 16 होता है, ठीक। और अगर हम लोग सेलियम का बात करेंगे तो सेलियम का कितना होता है, 34 होता है। और वैसे ही अगर टेल्यूरेनियम का बात करेंगे तो उसका 52 होता है, और पोलोनियम का बात करेंगे तो 84 होता है। उसी प्रकार से इसका द्रव्यमान संख्या भी दिया हुआ है। तो ये याद करने वाला चीज़ है, इसको याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 1-2 लिख कर यहाँ दिखाते हैं। ऑक्सीजन का बात करते हैं तो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8। सबसे पहले पहला सेल स्टार्ट होता है, पहला सेल में सिर्फ एस सेल रहता है तो 1s2 लिखाता है। दूसरा सेल का बात करें, दूसरा में पी और एस और पी दोनों रहता है, 2s2 हो गया, और 2p। इसमें कितना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन हमको कितना चाहिए, 8 ही चाहिए। तो ये 2 हो चुका है, 2 हो चुका है, और कितना चाहिए, 4। तो यहाँ पे 4 देखने को मिलेगा। और सबसे जो पहला तत्व होगा ऑक्सीजन, उसको हम लोग हीलियम के पद में लिखेंगे। और ये जो हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके जगह पर हम लोग हीलियम लिख सकते हैं कि ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। वैसे नियॉन के पद में लिख सकते हैं गंधक का, जिसको सल्फर हम लोग कहते हैं, इसका 16 होता है। तो गंधक का अगर बात करेंगे तो कैसे लिखा, 1s2, 2s2, 2p, 6, टोटल 10 हो गया। 3s2 स्टार्ट होगा 3, उसके बाद 3p, इसमें कितना आएगा, 4 आएगा, तो 16 हो गया। 10 और 6 16 हो गया। अब यहाँ पर देखने वाला बात ये होता है, ये तो सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक 10, तो 10 किसके, तो 10 को हम लोग नियॉन बोलते हैं। तो 10 किसका होता है, नियॉन का होता है। तो इसके जगह पर हम लोग नियॉन लिख सकते हैं, और फिर 3s2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग देख सकते हैं, सिर्फ इसका अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं, अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं। अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं किस प्रकार से बढ़ता है। तो अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन पहला दूसरा सेल में, यहाँ पे किस में, तीसरा, इसमें किस में आ जाएगा, चौथा में, उसके बाद किस में आ जाएगा, तब 5वां में आ जाता है, उसके बाद किस में आ जाता है, तो 6ठा में आ जाता है। अब देख सकते हैं अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में क्या होता है, समान होता है। तो इस वर्ग अगर 16 वर्ग की बात करेंगे, 16वां वर्ग का बात करेंगे, तो इसमें अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में क्या होता है, 6 होता है, और ये सब में समान होता है। 2 गो इस में होता है और 4 गो पी में होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अगर वर्ग का बात करते हैं तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो परमाणु त्रिज्या होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए सेलों की संख्या क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 2 सेल यूज हुआ है, इसमें 3 सेल यूज हुआ है, इसमें 4 सेल यूज हुआ है। तो सेलों की संख्या बढ़ने से क्या हो जाता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ते जाता है। अब यहाँ पर वही हम बार बार बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे ये याद रखना जरूरी नहीं है कि इसका त्रिज्या का मान कितना है। इसमें ये याद रखना जरूरी है कि सब ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ते जाता है। उसी प्रकार से इसको भी देख सकते हैं आयनिक त्रिज्या, तो ये भी क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते जा रहा है, ये भी क्या होते जा रहा है,
तो ये भी बढ़ते जा रहे हैं। ये सबको टेबल वाइज करके बना लेना है। आयनन एंथैल्पी का मतलब बता दिए थे पिछले क्लास में। आयनन एंथैल्पी वैसा ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो खर्च होता है ऊर्जा, उसी ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी हम लोग कहते हैं। अब बताए थे कि जिसमें जितना कम सेल रहेगा उसमें का इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ज़्यादा ऊर्जा का खर्च होता है। तो किसी वर्ग में अगर बात किया जाए, किसी वर्ग में ऊपर में सबसे आयनन एंथैल्पी ज़्यादा लगता है, जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं आयनन एंथैल्पी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। उसी प्रकार से घनत्व याद रख सकते हैं, द्रव्यमान याद रख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, क्वथनांक भी बढ़ रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो गया। ये इसका सबका सबसे ज़्यादा क्वथनांक इसका है। ठीक है, इसका टेल्यूरियम का है। विद्युत ऋणात्मकता भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि वर्ग के सबसे ऊपर वाला जो तत्व होता है, वर्ग में सबसे ऊपर विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है। जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा विद्युत ऋणात्मकता क्या होता जाता है, कम होते जाता है। तो ये सारे वर्ग के लिए वैलिड होता है। ऊपर में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होता है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं विद्युत ऋणात्मकता क्या होते जाता है, कम होते जाता है। अब हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग डॉट कर करके अब हम लोग यहाँ पे लिखते चलेंगे। डॉट कर करके सबसे पहला डॉट में लिखेंगे ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन वो गैस के रूप में पाया जाता है, जबकि शेष तत्व क्या होता है, ठोस के रूप में। तो ऑक्सीजन को छोड़कर इस वर्ग के अगर हम लोग 16वां वर्ग का बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो होता है वो गैस के रूप में होता है, और बाकी जितना तत्व होता है वो किस रूप में होता है, ठोस के रूप में पाया जाता है। तो बाकी जितना भी तत्व होता है वो ठोस के रूप में पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे हाइड्राइड, अगर ऑक्सीजन का हाइड्राइड बनता है, ऑक्सीजन का ही नहीं, इसमें जितना भी तत्व है और उसका अगर हाइड्राइड बनता है, तो अगर हाइड्राइड बनेगा तो उसके अम्लीयता के बारे में बात किया जाता है। तो कि अम्लीयता गुण सबसे ज़्यादा किसके साथ होता है, अम्लीयता गुण सबसे ज़्यादा टेल्यूरियम का होता है। सबसे ज़्यादा टेल्यूरियम का जो हाइड्राइड बनता है, हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, तो टेल्यूरियम का सबसे ज़्यादा अम्लीयता देखने को मिलता है। तो ये लिख लेना है, ये दिखा लेना है उसके नीचे। ठीक है, डॉट कर करके दिखाते चलना है। अब हम लोग आगे जो इसमें पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, या इसको हम लोग डाई ऑक्सीजन भी कहते हैं। डाई ऑक्सीजन इसलिए कहते हैं, अगर इसका अणुसूत्र का बात करेंगे, इसका अणुसूत्र भी साथ में लिख लेना है। तो अणुसूत्र इसका क्या होता है, O2 से दर्शाते हैं। किससे, O2 से दर्शाते हैं। तो अणुसूत्र इसका O2 होता है। ठीक, तो ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन का बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसका अणुसूत्र उसके नीचे लिख लेना है। अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑक्सीजन, पहले ये हेडिंग डाल लेना है, उसके नीचे उसका अणुसूत्र लिख लेना है। अगर बात करेंगे तो इसका उपस्थिति के बारे में बात करेंगे, तो इसमें डॉट कर कब लिखते चलना है। उपस्थिति के बारे में बात करेंगे तो पृथ्वी के सतह पर ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका अगर भार के विचार से बात करेंगे तो 49 है, कितना, ये 49.2% पाया जाता है। आयतन के विचार से अगर बात करेंगे तो वायुमंडल में ये कितना प्रतिशत होता है, तो 21% विद्यमान है। तो वायुमंडल में ये गैस कितना प्रतिशत है, 21%। हम लोग पढ़ चुके हैं वायुमंडल में 78% क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होता है, तो 21% ऑक्सीजन देखने को मिलता है। तो ये जितना हम यहाँ पर डॉट, जितना यहाँ पर डार्क किए हुए, हाईलाइट किए हुए, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। एक पॉइंट और याद रखना है कि मानव के शरीर में अगर ऑक्सीजन का बात करेंगे तो मानव के शरीर में 60% के लगभग उपस्थित रहता है। तो मानव के शरीर में अगर ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ऐसे लिख लेना, मानव के शरीर में 60% लगभग ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। तो मानव के शरीर में अगर ऑक्सीजन का बात करेंगे तो 60% लगभग ऑक्सीजन उपस्थित होता है मानव के शरीर में। अब इसका कुछ गुण होता है। अगर ऑक्सीजन का गुण के बारे में बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो होता है रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, साथ साथ इसमें कोई गंध भी नहीं होता है, साथ साथ इसमें कोई स्वादहीन भी होता है। न तो कोई इसका कोई स्वाद होता है, न ही इसमें कोई गंध होता है, और न ही कोई इसका रंग होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। जो ऑक्सीजन गैस होता है, जिसको हम लोग O2 से दर्शा रहे हैं, तो इसका अगर बात करेंगे तो ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। अगर बात करेंगे, इसका एक और पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे,
कि द्रव ऑक्सीजन के हल्के नीले रंग का होता है। इसका अगर द्रव बना दे, ऑक्सीजन का क्या करे, ऑक्सीजन का अगर द्रव बना दे तो इसका रंग कैसा दिखने लगता है, तो हल्का नीला कलर का दिखेगा, हल्का नीला कलर का ये दिखेगा। और एक और पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आणविक ऑक्सीजन, जो आणविक ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है ये अणुचुंबकीय पदार्थ होता है। ये क्या होता है, अणुचुंबकीय पदार्थ होता है। अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, ये 3 पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये 3 पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। ये 3 प्रकार का अणुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय होता है। ये 3 प्रकार के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी ध्यान में रखना है, जो ऑक्सीजन गैस होता है ये क्या होता है, तो अणुचुंबकीय होता है। ये क्या होता है, अणुचुंबकीय होता है। इसमें एक और पॉइंट हम लोग ऑक्सीजन के बारे में लिखेंगे। ऑक्सीजन का अगर बात करेंगे तो समस्थानिक पाया जाता है। इसका 3 समस्थानिक होता है। समस्थानिक का मतलब होता है कि जिसका परमाणु, जिसका प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, जिसका प्रोटॉनों की संख्या समान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जिसका प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है, समान होता है, उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। लेकिन इसमें इसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। देख सकते हैं इसका सबका प्रोटॉन की संख्या, या हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या जो होता है क्या होता है, समान होता है। यही प्रोटॉन होता है, यही परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो बोल सकते हैं जो परमाणु संख्या होता है वो क्या होता है, समान होता है। लेकिन जो भार होता है, इसका जो भार होता है, जो परमाणु द्रव्यमान होता है या परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है वो अलग अलग होता है। देखो, एक 16 वाला होता है, एक 17 वाला होता है, एक 18 होता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, तो यही पाया जाता है। अगर ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो ज़्यादा मात्रा में यही पाया जाता है। ठीक है, इसका 3 समस्थानिक होता है, तीनों को लिख लेना है। अब थोड़ा बहुत हम लोग ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। तो ओजोन ऑक्सीजन का ही बना हुआ रहता है, जिसका अणुसूत्र क्या होता है, O3 होता है। ठीक है, तो ओजोन का अणुसूत्र, तो सबसे पहले ओजोन हेडिंग डालना है, जिसको O3 से दिखाते हैं, इंग्लिश में ओजोन लिखते हैं। अणुसूत्र का बात करेंगे तो पहला डॉट में इसका अणुसूत्र लिख लेना है, जिसको हम लोग O3 से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग O3 से दर्शाते हैं। अगर ये इसका उपस्थिति का बात करेंगे तो ये कहाँ पर उपस्थित रहता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ओजोन जो होता है, ओजोन ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है। यह पृथ्वी के सतह से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। ये अगर मान लो कि पृथ्वी है तो पृथ्वी से कितना दूरी पर, अगर 20 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो एक ओजोन का परत देखने को मिलता है। एक ओजोन का परत देखने को मिलता है जो पृथ्वी के चारों तरफ रहता है, जो पृथ्वी के चारों तरफ रहता है। तो एक ओजोन का परत देखने को मिलता है जो पृथ्वी के चारों ओर रहता है। और ये क्या होता है, तो किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन से बनता है। ये वायु के ऑक्सीजन से ही इसका निर्माण होता है। जब ये सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया करता है तब जो सूर्य के प्रकाश होता है उसको परावैगनिक किरण बोल रहे हैं, यही उत्प्रेरक का काम करता है। यही ऑक्सीजन गैस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है, ओजोन का निर्माण करता है। तो ये पूरा यहाँ तक इसको लिख लेना है। इसके गुण कुछ कुछ हम लोग लिखते जाएंगे। तो ये सबसे पहला डॉट करके इसमें लिखना है, कुछ हेडिंग वगैरह कुछ नहीं डालना है। सबसे पहला डॉट, यह हल्के कैसा नीले रंग का विशेष गंध वाली गैस होती है। तो इसमें गंध पाया जाता है, इसमें गंध होता है। तो ओजोन में गंध होता है लेकिन ऑक्सीजन में गंध नहीं होता है। तो ये विशेष हल्के हल्के रंग, पीले हल्के रंग का होता है और इसमें गंध पाया जाता है। द्रव अवस्था में ये नीली एवं ठोस अवस्था में ये कालापन के लिए बैगनी रंग की होती है। तो देखो, ये अगर द्रव अवस्था में रहेगा तो कैसा इसका कलर दिखेगा, नीला कलर दिखेगा। अगर ये ठोस अवस्था में बदला जाएगा तो इसका कलर कालापन जैसा हो जाएगा, मतलब जैसा बैगनी का कलर होता है उस प्रकार के ये दिखने लगेगा। इसको यहाँ तक पूरा लिख लेना है। ठीक है, आगे हम लोग दूसरा इसमें डॉट लिखेंगे। तो यह जल में अविलय होता है, यह जल में नहीं मिलता है। अविलय मतलब ये जल में नहीं मिलता है, किंतु कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, अधिक विलय होता है। ये कार्बनिक विलायकों में ज़्यादा आसानी से क्या हो जाता है, मिल जाता है। अब देखो, अभी ऑक्सीजन हम लोग पढ़े थे, तो ऑक्सीजन जो होता है O2 जो होता है वो क्या होता है, अणुचुंबकीय होता है। वो क्या होता है, अणुचुंबकीय होता है। लेकिन यहाँ पे ओजोन का बात करेंगे तो प्रतिचुंबकीय होता है। वो कैसा होता है,
प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। तो जो ओजोन होता है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो बताया जा रहा है कि इसका लिटमस पत्रों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण ये है कि ना तो ये अम्लीय है और न ही क्षारीय होता है, न ही ये अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, इसीलिए इसका लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं पड़ता। हम लोग को पता है जब भी लिटमस पेपर अगर लाल हो जाए, अगर शायद नीला से या ब्लू बोलते हैं, नीला से अगर लाल हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो कैसा है, अम्ल है, अम्लीय पदार्थ है। कैसा है, अम्लीय पदार्थ है। अगर लाल से क्या हो जाए, नीला हो जाए, लाल से अगर नीला हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है। तो कैसा पदार्थ हो जाता है, क्षारीय पदार्थ होता है, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब इसका ये है कि ना तो यह अम्लीय है न ही क्षारीय पदार्थ है। ऑक्सीकारक गुण इसका देखने को मिलता है ओजोन का। ओजोन का ऑक्सीकारक गुण क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ये ऑक्सीजन में बदल जाता है। ये ऑक्सीकृत हो जाता है तो इसको इसमें दिखा लेना है, ये ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक, ये ऑक्सीजन में बदल जाता है। ओजोन का अगर संरचना का बात करेंगे तो अगला डॉट हम लोग लिखेंगे ओजोन की संरचना। हमको पता है 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार से जुड़ता है। एक तरफ क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, एक तरफ क्या होता है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ये ऑक्सीजन कितना बनाया है तो देखो ये होता क्या है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन देकर बनाता है। तो इस प्रकार तीर के निशान देकर दिखाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन देकर बनाता है, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज भी दर्शाया जाता है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसके ऊपर माइनस चार्ज दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर अभी इसको हम लोग छोड़ कर चल रहे थे, इसका इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेना है। कुछ इसका उपयोग होता है, तो अगर उपयोग में तो इसमें ही डॉट करते ही लिखते चलना है। ओजोन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है, कीटों को मारने के लिए, जो फसल वगैरह को हानि पहुंचाता है तो उसको मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ओजोन का। तो ये कीटों को मारने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। खाद्य पदार्थों को सड़ने से भी क्या करता है, ये बचाता है। तो ओजोन जो होता है खाद्य पदार्थों को सड़ने से भी बचाता है। और ये क्या, कपूर एवं कृत्रिम रेशम बनाने में तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो कपूर एवं कृत्रिम रेशम बनाने में किया जाता है। ऐसे लिख लेना है, कपूर एवं कृत्रिम रेशम बनाने में किया जाता है। अब देखो ये बेसिकली ओजोन जो है आज के डेट में इसका क्षरण हो रहा है। जो ओजोन परत है पृथ्वी के कितना दूरी पर, पृथ्वी के कितना दूरी पर, लगभग 20 किलोमीटर के दूरी पर ओजोन परत है, जिसका क्या हो रहा है, आज क्षय हो रहा है। मतलब ये खोखला होते जा रहा है। इसका क्या हो जा रहा है, खोखला होते जा रहा है। इसके बारे में लिखेंगे तो ये एक शॉर्ट हेडिंग लिख लेना है, ओजोन परत का क्षरण। तो यहाँ पे होता क्या है कि पराबैंगनी किरण, इसमें लिखना है पराबैंगनी किरणों का कुप्रभाव से शरीर, चमड़ा या सुलझ जाता है। अगर पराबैंगनी किरण जो सूर्य से निकल के आता है उसको अगर डायरेक्ट हम लोग शरीर पर पड़ता है तो हम लोग चमड़ा जो होगा सुलझ जाएगा। गोरी चमड़ी वाले त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसमें कैंसर होने की भी संभावना बढ़ जाती है स्किन में। इससे मोतियाबिंद का बीमारी भी देखने को मिलता है, जो आँख की बीमारी होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलता है, बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब पूरा इसमें लिखना है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और लिखेंगे, तो इसका आखिर का क्षरण कैसे हो रहा है। ये तो डायरेक्ट अगर पराबैंगनी किरण आएगा तो हम लोग शरीर को क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। लेकिन इसी को रोकने के लिए क्या होता है, ओजोन परत होता है। इसी को रोकने के लिए ओजोन परत होता है। लेकिन आज के डेट में जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एयरसोल स्प्रे, शेविंग फोम आदि में किया जाता है। आज का अगर बात करेंगे तो उपयोग इसका देखो होता क्या है, फियांस का उपयोग, एक जीवन में फियांस का उपयोग किया जाता है। एक गैस होता है फियांस, जिसको रेफ्रिजरेटर, यहाँ से लिखना है फियांस का उपयोग, यहाँ से लिखना है, ठीक है। फियांस का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रे, शेविंग फोम आदि में किया जाता है। यह फियांस रासायनिक पदार्थ है जो वायुमंडल के ऊपरी भाग में जाकर पराबैंगनी किरणें की अभिक्रिया करके क्या क्लोरीन मुक्त करता है, जिससे उसमें खोखलापन
उत्पन्न होता है, जिससे उसमें खोखलापन उत्पन्न होता है। यहाँ पे ये समीकरण देख सकते हैं, यही फियांस है। यही फियांस गैस है जो कि प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। यही क्लोरीन गैस क्या करता है, तो आगे डॉट करके ही लिखना है। इस प्रकार से उत्पन्न Cl2 ऑक्सीजन ओजोन को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। ओजोन को क्या करता है, यहाँ पर देख सकते हैं, ओजोन को, यही क्लोरीन गैस ओजोन को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन में बदल दे रहा है। यही क्या कर रहा है, ऑक्सीजन में बदल दे रहा है। तो ऑक्सीजन में बदल दे रहा है, जिसके कारण ओजोन परत का क्या हो जाए, छिद्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र कहते हैं। तो ये क्लोरीन गैस रिलीज होता है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सबसे, जो कि ओजोन परत के पास जाकर ये क्या करता है, ओजोन परत के पास जाकर उसको ये क्या करता है, तो ओजोन को ऑक्सीजन में बदल देता है। ओजोन को क्या करता है, ये ऑक्सीजन में बदल देता है, जिसके कारण ओजोन परत वहाँ का खत्म होते जाता है। तो उसी को हम लोग ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो गंधक के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले गंधक, जिसको इंग्लिश में हम लोग सल्फर कहते हैं, और उसको हम लोग एस से दिखाते हैं। उसको हम लोग एस से दिखाते हैं। तो हेडिंग डालना है गंधक, फिर इंग्लिश में भी लिख लेना है सल्फर। इसको डॉट करके यहाँ से लिखना शुरू करना है कि गंधक कहाँ पे पाया जाता था, मुक्त एवं संयुक्त। ये दोनों अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी, मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ भी पाया जाता है और अकेला भी पाया जाता है। दोनों ही अवस्थाओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्या होता है, ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है प्राकृतिक में गंधक। और ये असल में कहाँ से आता है, मुक्त अवस्था में ये ज्वालामुखी जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ये ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, जहाँ पे ज्वालामुखी वाला क्षेत्र होता है। सल्फाइड का कुछ अयस्क होता है, नाम तो नहीं कहेंगे, ज्यादा बहुत सारा याद रखना है, लेकिन 2-3 यहाँ पे याद रखना। सल्फाइड का अयस्क, 1 नंबर में सेनीबार, 2 नंबर में जिंक ब्लेड, 3 नंबर में कॉपर पैराडाइस। तो ये सब क्या है, अयस्क है। इसी से क्या होता है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, सल्फर का निर्माण करते हैं। इसी से हम लोग क्या करते हैं, सल्फर को निकालते हैं। ठीक, गंधक का अगर अप्रूप का बात करेंगे तो गंधक का 3 अप्रूप होता है। गंधक का 3 अप्रूप देखने को मिलता है। तो अगला हेडिंग डालना है गंधक के अप्रूप। इसको बाद लिखना है, इसमें इसके 3 प्रमुख अप्रूप निम्नलिखित है। एक होता है रॉबिन, जिसको अल्फा गंधक कहते हैं। एक होता है एकंताक्ष, जिसको बीटा गंधक कहते हैं। एक होता है प्लेस्टिक, जिसको हम लोग गामा गंधक कहते हैं। ये तीनों गंधक लिख लेना है। सबसे पहले हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे, तो रॉबिक अल्फा गंधक। तो इसमें सबसे पहले 1 नंबर हेडिंग डाल के लिखना है। यहाँ पर 1 2 3 दे सकते हैं, 1 2 3। सबसे पहले 1 नंबर में इसमें हेडिंग डाल के लिखना है रॉबिक या अल्फा गंधक। रॉबिक या अल्फा गंधक, और इसके गुण वगैरह लिखेंगे, सब डॉट करके लिखेंगे। यह गंधक सामान्य रूप है। यह हल्के पीले रंग का होता है। तो इसका कलर आपको पीछे अगर रॉबिक का था कि अल्फा गंधक का, तो इसका कलर कैसा होता है, पीले रंग का ठोस पदार्थ ये होता है। साधारण ताप पर ये सबसे अस्थायी होता है। अगर साधारण ताप पे जो रूम टेम्परेचर है तो उसका अस्थायी रूप से ये बना हुआ रहता है। अगर हम लोग रॉबिक या अल्फा गंधक का बात करते हैं तो यह जल में अविलय होता है। जल में ये नहीं मिलता है, किंतु कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल में ये सब में क्या होता है, ये विलय हो जाता है, ये घुल जाता है। जो अल्फा गंधक होता है वो तो जल वगैरह किसी चीज में घुल जाएगा, लेकिन अगर हम लोग जल में ये नहीं घुलता है। ठीक, तो जल में अविलय होता है, बाकी किसी चीज में घुल सकता है, बेंजीन में, ईथर में, अल्कोहल में, ये सब चीजों में क्या हो सकता है, वो घुल सकता है। तो ये भी अगला डॉट करके लिखना है। तीसरा अगर बात करेंगे अल्फा गंधक का या अल्फा सल्फर का, तो इसमें जो अणु बनाता है S8 का निर्माण करता है। कितना S जुड़ता है एक साथ, तो 8 गो S जुड़ता है, 8 गो सल्फर एक साथ जुड़ता है, तो 8 अणुओं का निर्माण करता है। अगला लिखना है इसका जो क्रिस्टल बनता है पारदर्शी एवं भंगुर होते हैं। पूरी तरह से ऐसा क्रिस्टल बनेगा जिसको रख देंगे तो आर पार दिखाई भी देता है और साथ साथ भंगुर भी होता है। भंगुर मतलब उसको जैसे उस पर कुछ पीटेंगे तो पूरी तरह से वो क्या हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। पूरी तरह से क्या हो जाता है, वो चूर चूर हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं।
गंधक का, तो गंधक का स्ट्रक्चर यही दिया हुआ है, 8 गो एस जुड़ा हुआ रहेगा। आगे जो पढ़ना है हम लोग को वो क्या है, एकंताक्ष या इसको बीटा गंधक भी हम लोग कहते हैं, एकंताक्ष या बीटा गंधक। चलिए हेडिंग डालिए, इसमें कुछ भी हम कुछ लिखवा देते हैं। सबसे पहले इसमें लिखना है, इसके क्रिस्टल का रंग गहरा पीला होता है। इसके क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, गहरा पीला होता है। और ये भी अगर बात करेंगे, दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे, यह जल में अविलय होता है, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, आसानी से घुल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आसानी से घुल जाएगा, लेकिन जल में क्या होगा, अविलय देखने को मिलता है। अनुसूत्र का बात करेंगे तो इसको S8 से दिखाते हैं। तो अगला ये भी पॉइंट लिख लेना है, इसका अनुसूत्र अष्टफलकीय गंधक का S8 होता है। इसके साथ एक साथ 8 गो सल्फर जुड़ा हुआ रहता है। आगे है गामा गंधक, जिसको प्लास्टिक गंधक भी बोला जा रहा है। तो ये हेडिंग डालना है, गामा गंधक प्लास्टिक या गामा गंधक के बारे में। अगर इसका गुण के बारे में बात करेंगे तो पहला डॉट लिखना है कि यह गंधक का अक्रिस्टलीय रूप होता है। तो ये क्या होता है, अक्रिस्टलीय रूप होता है, ये क्रिस्टलीय रूप नहीं होता है। यह अगर बात करेंगे तो यह मुलायम होता है। ये कैसा होता है, मुलायम होता है, किंतु धीरे धीरे कारा होगा, अंत में रौदी गंधक में बदल जाता है। तो रौदी गंधक जो सबसे पहला वाला था, अल्फा वाला, उसमें ये क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसमें ये क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसके बाद ये रौदी गंधक में बदल जाता है। अगला डॉट दिखाना है, यह जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अविलय होता है। ये दोनों जगह अब क्या होता है, अविलय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी अविलय होता है, और ऊपर यहाँ पे अभी हम लोग गामा के बारे में पढ़ते हैं। तो गामा जो है, गामा गंधक, ये कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में अविलय देखने को, मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में क्या होता है, ये अविलय होता है। और इसका अणुओं की संख्या अगर एक में बात करेंगे तो इसे 6 से लेके 14 तक हो सकता है। 6 से लेके 14 तक भी हो सकता है। अणुओं की संख्या अगर बात करेंगे इसमें 6 से लेके कहाँ तक दे, 6 पर 18, 6 से लेके 20 तक हो सकता है। 6 से लेके 20 तक हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला डॉट यहाँ पे दिखाना है, 6 से लेकर 20 तक गंधक का परमाणु रहते हैं। उदाहरण के लिए S8 6 परमाणु की कुर्सी चेयर के रूप में रखते हैं। 6 सल्फर मिलकर 6 परमाणु की कुर्सी चेयर के रूप में दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 6 गंधक दिखाए गए, S, और ये कुर्सी के आकार का दिख रहा है। ये क्या है, कुर्सी के आकार का दिख रहा है। ये कुर्सी का आकार का यहाँ पे दिख रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में अभी हम लोग देखने वाले। अभी तक हम लोग गंधक के बारे में पढ़ रहे थे। तो सल्फर का ऑक्साइड, यहाँ पे सल्फर का डाइऑक्साइड हेडिंग डालना है। अगर अणुसूत्र का बात करेंगे तो ये अणुसूत्र SO2 है। अगर उपस्थिति का बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का, ये कहाँ पे उपस्थित होता है, तो जो ज्वालामुखी होता है, तो जब ज्वालामुखी से निकलता है बहुत सारा गरम लावे, जिनमें निकलने वाले गैस, जो गैस निकलता है, तो ज्वालामुखी प्रदेश में के स्रोतों में ये उपस्थित है। जहाँ पे ज्वालामुखी आते रहता है वहीं पर ये ज़्यादा मात्रा में मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड, वहीं पर ज़्यादा मात्रा में ये मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड बनता कैसे है, तीसरा अगला पॉइंट डाल के लिखना है, गंधक को हवा या ऑक्सीजन में क्या कर दे, जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, जिससे उत्पन्न होता है। तो ऑब्वियस है कि हवा के साथ ये अभिक्रिया करेगा। हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करने लगता है, जलने लगता है। ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलने लगता है। इसको भी यहाँ पे लिख लेना है, इसलिए कि यहाँ पे क्या है, सल्फर का डाइऑक्साइड है। कुछ इसका गुण दिया हुआ है, गुण को देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का जो गुण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड कैसा होता है, तो रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। ये लिखते चलना है, सल्फर डाइऑक्साइड रंगहीन होता है। इसमें दम घुटने वाले गंध होते हैं। ऐसा इसमें गंध आता है जिससे लगता है कि दम घुटने लगे, ठीक है।
अगला डॉट करके लिखना है जल में बहुत अधिक विलय होता है। तो ये आसानी से जल में क्या होता है, विलय हो जाता है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। जलीय विलयन कैसा होता है, इसका अम्लीय होता है। इसीलिए ये क्या होता है, ये विषैले गैस होती है। कैसा गैस होता है, विषैला गैस होता है। इसको खाने के बाद जीवित रहना बहुत मुश्किल है। अब देखो इसी से क्या होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसी से विरंजक चूर्ण का, इसी को डॉट करके ही लिखना है, विरंजक चूर्ण। जल की उपस्थिति में जब सल्फर डाइऑक्साइड को रंज विनाशक गुण प्रदर्शित किया जाता है। रंग विनाशक गुण मतलब ये क्या होता है, जल की उपस्थिति में ये किसी को भी क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है। ये किसी को भी क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है। भींगे हुए रंगीन फूल को पत्तियों के रंग को उभार कर यह उन्हें क्या करता है, रंगहीन कर देता है। तो किसी चीज़ का भी ये रंग को क्या करता है, खत्म कर देता है। किसी भी चीज़ के रंग को खत्म कर देता है। इसी कारण से इसको बोलते हैं, यह गैस क्या है, विरंजक गुण कहलाती है। ये विरंजक का क्या है, गुण है कि किसी भी ये रंगीन चीज़ों को क्या करता है, तो किसी भी रंगीन चीज़ों को क्या करता है, रंगहीन बना देता है। कौन, तो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। सल्फर डाइऑक्साइड किसी भी गैस का, किसी भी चीज़ का ये क्या करता है, उसका रंगहीन बना देता है। उसको अगर रंग रहेगा तो उसको रंग को खत्म कर देगा। अगर हम इसका संरचना का बात करेंगे, अगला डॉट करके लिखना है सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना। सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना हमको पता है। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो इसका अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 8 होता है। और इसका अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होता है। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके ऊपर 2 लोन पेयर, इसके ऊपर 2 लोन पेयर, इसके ऊपर कितना, 1 लोन पेयर है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड गिनती करेंगे तो ये 1 और 2, इसलिए डबल बॉन्ड रहता है तो 1 पाई होता है, सिग्मा होता है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, और लोन पेयर को संकरण को लिखने के लिए लोन पेयर को भी जोड़ना पड़ता है। तो कितना हो गया, 3। और 3 के लिए संकरण क्या लिखाता है, sp2 लिखाता है। इसका अगर संकरण का बात करेंगे, इसका अगर संकरण या इसको हम लोग बोलते हैं कौन नाम से, इसको नाम से हम लोग क्या कहते हैं, पर संकरण कहते हैं। पर संकरण कहते हैं, ये संकरण कहते हैं या पर संकरण भी कहते हैं। तो संकरण का अगर बात करेंगे, इसका संकरण जो होता है sp2 होता है। तो इसका संकरण क्या होता है, sp2 होता है। अब इसका कुछ जांच के लिए भी उपाय किया जाता है। तो इसका भी डॉट करके लिखना है सल्फर डाइऑक्साइड की जांच। इसमें रोमन का 1 नंबर देकर लिख लेना है। जलती हुई गंधक की तरह गंध होती है। तो जैसा गंधक का गंध होता है वैसे सल्फर डाइऑक्साइड का गंध होता है, जिससे यह विशिष्ट दम घुटने वाला गंध होता है, जिससे ये पहचान में आ जाता है। 2 नंबर अगर इसका बात करेंगे तो भींगे हुए फूल या पत्तों के रंग का ये क्या करता है, उड़ा देता है। अगर कोई भी भींगा हुआ फूल है तो उसका अगर उसके ऊपर ये गिरा देंगे तो उसके कलर ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसका कलर ही खत्म हो जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये कौन सा गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। तो ये 2 पॉइंट इसमें लिख लेना। इसका कुछ उपयोग भी होता है। तो अगला पॉइंट उपयोग लिख लेना है, सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग। अगर पहला उपयोग का बात करेंगे तो रोमन का 1 नंबर देकर लिखना है। मुख्य उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन। तो इससे क्या बनाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल किसको बोलते हैं, H2SO4 को बोलते हैं। इसका सल्फ्यूरिक अम्ल से बनाया जाता है। इसका 2 नंबर देकर लिखना है। रेशम, ऊन आदि मुलायम कपड़ों में विरंजित करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो जो भी मुलायम कपड़ा होता है उसका रंग को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी है 3 नंबर में लिख सकते हैं, कृषि में इसका उपयोग नाशक जीवाणु, जो नाशक जीवाणु होता है जो क्या करता है, खेतों को फसलों को नष्ट करते हैं, उसको मारने में इसका उपयोग किया जाता है। 4 नंबर लिख लेना है कि प्रमुख रूप से हम लोग जानते हैं चीनी बनता है, और चीनी का कोई कलर नहीं होता है। इसका कलर हटाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। इसका कलर हटाने के लिए ही इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक, इसका कलर हटाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो ये 4 पॉइंट इसमें लिख लेना है। इसका कुछ हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिसको डॉट करके लिखते चलना है। इस गैस में सांस लेने से श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती है। अगर ये गैस भरा हुआ है, अगर सांस लेते हैं तो इससे श्वसन संबंधित बीमारी देखने को मिलता है। अगला डॉट लिखना है, यह गैस जलवाष्प से संयोग करके, जो जलवाष्प होता है उसके साथ संयोग करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो इसके साथ संयोग करके क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल
बनाती है, तो यहाँ तक लिखा है बनाती है। इसी से क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है इसी से अम्ल वर्षा होता है। इसी से क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है, लिख लेना। इसी से इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो देखो जो वर्षा जब वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर आती है इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। जब इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाता है तो ये जो वर्षा होती है, जिस वर्षा में ऐसे लिख लेना, डॉट करके लिखना है, इसको छोड़ दो। जिस वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसे अम्ल वर्षा कहते हैं, तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अब देखो ऑक्सीकरण संख्या लिखने का बात है, तो ऑक्सीकरण संख्या लिख सकते हैं। उसमें बताए थे ऑक्सीकरण संख्या का बात करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या लिखने के लिए समझाए तो पहले हेडिंग डाल देना ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। एक तरफ सूत्र लिखना है, उसके दूसरे तरफ उसका एस का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर लिखना है। 2 टेबल बना लेना, इस प्रकार से बांट लेना है, ठीक है। एक तक यहाँ सूत्र लिख दिया, एक तक इसका ऑक्सीकरण संख्या। निकालने का तरीका वही है कि हाइड्रोजन के ऊपर याद रखने का, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। तो उस दिन भी बताए थे हाइड्रोजन 2 है तो +2 हो जाएगा, सल्फर 1 है तो x मान लो, ऑक्सीजन 3 को है और ये माइनस में होता है 3 गुना कितना 6 हो जाएगा। अब बराबर में क्या कर दो 0 कर दो। यहाँ से x का मान सॉल्व करेंगे तो -4 बचेगा बराबर 0, x का मान क्या जाएगा 4, इसीलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया 4 हो गया। तो सबका उसी प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है जैसे पिछले क्लास में हम बताए थे। इस तरह से यहाँ पर 4 यौगिक दिया है, चारों यौगिक को टेबल बना के लिख लेना ऑक्सीकरण संख्या। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसी से क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पढ़ने वाले। तो अगला जो हेडिंग होगा वो कौन सा होगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा H2SO4। सबसे पहले इसका बनाने की कुछ विधि देख ले। सल्फ्यूरिक अम्ल SO अभी हम लोग पढ़े सल्फर डाइऑक्साइड से ही बनता है, जल में घुलाने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है, जिसका सूत्र ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड को अगर जल के साथ अभिक्रिया करा दिया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत बार सुनने को लिए मिलेगा, इसलिए इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। अगर इसका अम्लीय गुण देखते हैं तो बताया जाता है कि अम्लीय गुण सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है। अम्लीय गुण में अगर बात करेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है, प्रबल अम्ल। प्रबल मतलब बहुत मजबूत अम्ल होता है, बहुत ताकतवर अम्ल होता है। तो फिर से यहाँ पे अच्छा ये ऊपर में सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं था, हम लोग पढ़ रहे थे क्या होता है, सल्फ्यूरस अम्ल था। ये क्या था, सल्फ्यूरस अम्ल था, सॉरी। इसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके बाद है यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अगला हेडिंग यहाँ पर डालना है सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका सूत्र का बात करेंगे तो सबसे पहला डॉट में इसका सूत्र लिखना है H2SO4। तो ये याद रखना है, इसका सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं H2SO4। इसका अगर उपस्थिति का बात करेंगे ये कहाँ पे पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रायः वैसे झरनों में पाया जाता है, झरना के पास पाया जाता है जिसमें जल सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है। जिस उदाहरण लॉग पाइराइट के संपर्क में आने से ये बनता है। तो यहाँ तक इसको दर्शा लेना। इसका सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की एक विधि हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ से लिख लेना है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि, और इसके नीचे इसको लिख लेना, नंबर देकर नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखना है सल्फर डाइऑक्साइड से भी ये भी क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, लेकिन यहाँ पर H2O के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब ये सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का कुछ गुण लिख लेना है। तो सबसे पहले लिखना है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो कैसा होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल साधारण सल्फ्यूरिक अम्ल रंगहीन एवं गंधहीन और तेलीय द्रव है। ये द्रव होता है जो जिसका कोई रंग नहीं होता है, जिसका कोई गंध भी नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये पहला पॉइंट इसमें लिख लेना है। दूसरा ये अगर लिखेंगे ये द्विभाषमिक अम्ल होता है, बहुत ज़्यादा प्रबल
अम्लीय देखने को ये मिलता है। ये दूसरा पॉइंट लिख लेना। और इसमें शायद अब खास कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, चैप्टर कंप्लीट होता है और इसका कुछ उपयोग होता है तो लिख लेना है। तो सांद्र, अगर सल्फ्यूरिक कैसा है, सांद्र, सांद्र मतलब है कि अम्लीयता ज़्यादा है, ठीक है, पानी कम है, अम्ल का मात्रा ज़्यादा है, तो उसको हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हेडिंग डालना है डॉट करके और इसमें नंबरिंग करके लिखना है। एक नंबर में लिखना है कि ये जो उपयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अमोनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट जैसे उर्वरक के उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उर्वरक मतलब जो खेतों में खाद छीटा जाता है मार्केट से खरीद के, उसी को कहते हैं। और इसका 2 नंबर में लिखते चलना है, इसका उपयोग कार्बनिक को रंग देने में और विस्फोटकों और दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 नंबर भी लिखना है। 3 नंबर भी लिखना है, ईथर के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ईथर का निर्माण करने के लिए भी सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। 4 नंबर में लिखना है, इसमें पेट्रोलियम शुद्ध किया जाता है। जो पेट्रोलियम निकलता है नीचे से जमीन से खोद कर, तो अब ऐसा है कि वो शुद्ध नहीं होता है, इसके शुद्धिकरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका शुद्धिकरण करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और इसमें हम लोग किस वर्ग का पढ़ रहे थे, 16वां वर्ग का पढ़ रहे थे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 17वां वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो उसको भी एक हम लोग अलग चैप्टर में ही पढ़ेंगे, इसलिए भारतीय भौतिक में सब अलग अलग चैप्टर करके दिया हुआ, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पर एंड करते हैं।